नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ ऐश्वर्या राय निगम। आपका स्वागत है गुनाहों का देवता की इस अगली कड़ी में। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस अद्भुत यात्रा की कोई भी कड़ी मिस ना करें। तो आइए कहानी का सफर आगे बढ़ाएं। एक दिन रात को जब वह लौटा तो देखा कि अपनी कार आ गई है। उसका मन फूल उठा, जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षक की गोद के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वह पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहां इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और नीरसता थी, वहीं हृदय के एक कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना शेष रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वह भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब वह उनके प्रति कृतज्ञ हो। इतने बड़े हो जाने पर भी वह जब भी डॉक्टर को देखता था तो लगता था जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में आकर निश्चिंत हो जाता है। उसने पास जाकर देखा, डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंदर दौड़कर उनके पांव पर गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, कन्वोकेशन हो गया, डिग्री जीत लाए। जी हाँ, बड़ी विनम्रता से चंदर ने कहा। बहुत ठीक, अब डीलिट की तैयारी करो, तुम्हें जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूँ, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी? ऑफर कब आया? चंदर ने अचरज से पूछा। मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा। अरे, तुम कुछ दुबले हो रहे हो, क्यों? महाराज जी ने ठीक से काम नहीं किया? नहीं, चंदर हंसकर बोला। बिंती की शादी ठीक ठीक हो गई? बिंती की शादी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहा। बिंती और तुम्हारी बुआ जी दोनों अंदर हैं। अंदर हैं? चंदर को यह रहस्य कुछ समझ में नहीं आता था। इतनी जल्दी बिंती लौट आई? बिंती गई ही कहाँ? डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर कहा और बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर छा गई। वे बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर को साहस नहीं हुआ कुछ पूछने का। कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थी और बिंती बैठी सिल पर उड़द की भीगी दाल पीस रही थी। बिंती ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली नहीं। चंदर ने प्रणाम किया और जाकर बुआ के पैर छू लिए। अरे चंदर, हाय, आओ बिटवा, हम तो लुट गए। और बुआ वहीं देहरी पर सर थामकर बैठ गई। क्या हुआ बुआ जी? होत का भैया, जौन बदा रहा भाग में ओ ही भवा। और बुआ अपनी धोती से आंसू पोंछकर बोली, ये हमारी छाती पर मूंग धरे के लिए बदी रही तौन जन्मी है। भगवान कौनों को ऐसी कलंकनी बिटिया ना दे। 3 भावरी के बाद बारात उठ गई भैया, हमारा तो कुल डूब गया। और बुआ जी ने उच्च स्वर में रुदन शुरू किया। पिंती ने चुपचाप हाथ धोई और उठकर छत पर चली गई। चुप रहो हो, अब रोए रोए के काहे जियो हलकन करन हो। कुरवंती बिटिया बाय, हजारन आय के बिटिया के लिए गोड़ी गिर हैं। अपने एकांत हुई के बैठो। महाराजन ने पूरी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई महाराजन? चंदर ने पूछा। महाराजन ने जो बताया उसे पता लगा कि लड़के वाले बहुत ही संकीर्णमना और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उन्हें ग्रेजुएट बताया था, वह था इंटर फेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मड़वे में लोगों ने देखा कि लड़के की बाएं हाथ की उंगलियां गायब हैं। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मड़वे से बिंती को उठवा दिया। फिर बहुत लड़ाई हुई, लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा। 3 भावरों के बाद ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया, सहसा बुआ आंसू पोंछकर गरज उठी। इन्हीं का हुआ गवा रही, इनकी माती मारी गई। गुस्से में आए के बिनती के उछाए लिहिन। अब हम इतनी बड़ी बिटिया लेके कहाँ जाइए? अब हमारी बिरादरी में कौन पूछे इका? इतना पढ़ा लिखा के इन्हें का सूझा? अरे लड़की वाले हमेशा दब के चले चाहिए। अरे तो क्या आंख बंद कर लेते? लंगड़े लूले लड़के से क्या ब्याह कर देते? बुआ, तुम भी गजब करती हो। चंदर बोला। भैया, जे के भाग में लंगड़ा लूला बदा होई ओका ओही मिले। लड़कियन को निभा करे चाहे कि सकल देखी चाहे।
अब बहन ब्याह के बाद कोनो के हाथ गोड़ टूट जाए तो औरत अपने आदमी को छोड़ के गली गली की हाँकी जोटे। हम रहे तो जब बिनती 3 बरस की हुई गई तब उनकी शकल उजाले में देखा रहा, जैसे भाग में रहा तैसे होता। चंदर ने विचित्र हृदयहीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थी। आप कहते हैं कि बिनती को पढ़ाऊ बे, ब्याह ना कर बे, रही सही इज्जत भी बेच रहे हैं। हमार तो किस्मत फूट गई। और वह फिर रोने लगी। पैदा होत काहे नहीं मर गई कुल पौराणिक कुलच्छणिया भागिन। सहसा बिनती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग भरी थी। बस करो माँ जी, वह चीख कर बोली। बहुत सुन लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे कोसने से अब तक नहीं मरी, ना मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं। मैं साफ कह देती हूँ, तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो जाओ तीर्थ यात्रा में अपना परलोक सुधारो, भगवान का भजन करो, समझी कि नहीं। चंदर ने ताज्जुब से बिनती की ओर देखा। वह वही बिनती है जो माँ जी की जरा जरा सी बात से लिपट कर रोया करती थी। बिनती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ उछलकर खड़ी हो गई और दुगनी चीख कर बोली, अब बहुत जबान चले लगी है। कौन है तोड़ जे के बल पर ई चमक दिखावत है। हम काट के धर देबे तो के बताई देत है। महू झौसी ऐसी ना होती तो काहे ई दिन देखे पड़ित। उन्हें तो खाए गई, हमहू खाई लेव। अपना मुंह पीट कर बुआ बोली। तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लूं। बिनती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंदर स्तब्ध हो गया। यह बिनती पागल हो गई है। अपनी माँ को क्या कह रही है। छी बिनती, पागल हो गई हो क्या? चलो उधर, चंदर ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदर, हम भी आदमी हैं। हमें जितना बर्दाश्त किया है हम ही जानते हैं। हम क्यों बर्दाश्त करें? और तुमसे क्या मतलब? तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले? क्या है ये सब? तुम लोग सब पागल हो गए हो क्या? बिनती, ये क्या हो रहा है? सहसा डॉक्टर ने आकर कहा। बिनती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रो कर बोली, मामा जी, मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा बेटी, अच्छा, जाओ चंदर, डॉक्टर साहब ने कहा। बिनती चली गई तो बुआ जी से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उस पर गुस्सा उतारने से क्या फायदा? हमारे सामने ये सब बातें करोगी तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे बोलबे, हम तो मर जाए तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई हूँ, इस तरह से झूम झूम कर रो रही थी। हम तो वृंदावन जाए के डूब मरी। अब हम तुम लोगन की शकल ना देखबे। हम मर जाई तो चाहे बिंदी को पढ़ायो चाहे नचायो गवायो, हम अपनी आंख से ना देखबे। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषाद सारे घर पर छाया हुआ था। जाड़े की रात का गहन अंधेरा खामोश छाया हुआ था। महज एक अमंगल छाया की तरह कभी कभी बुआ जी की रुदन अंधेरे को झकझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए। दूसरे दिन बिनती उठी और महाराजन के आने के पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनाकर और टोस्ट भूनकर वह डॉक्टर साहब के सामने रखाई। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत ही व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। बिनती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात को कुछ भी नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, चलो चाय पी लो। चंदर ने भी मना किया तो बिनती बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी ले। चंदर चुपचाप गया। बिनती थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे हैं। वह आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदर, ये पासबुक लो, 500 निकालो, 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो चला जाऊंगा दिल्ली। बिनती को शाहजहाँपुर भेजना ठीक नहीं है। वहाँ 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ अब आगे जब तक ये चाहे पढ़े। अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊँ, तुम पढ़ाते रहना। बिनती आ गई और तश्तरी में भुना मेवा रख कर उसमें नमक मिला रही थी। चंदन ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। 2 एक रोज़ की बात दूसरी होती है। एकदम से साल भर के लिए आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में अगर रख दिया जाए? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता हूँ, चंदर बोला।
घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदर, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया गया, मगर सुधा पीली पड़ गई है। कितना दुख हुआ देखकर। और बिंती के साथ ये हुआ। सचमुच ये जाति विवाह सभी परंपराएं बहुत ही बुरी हैं, बुरी तरह सड़ गई हैं। उन्हें तो काट फेंकना चाहिए। मेरा तो वैसे इस अनुभव के बाद सारा आदर्श ही बदल गया। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति, बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहां से कहां लाकर पटक दिया है। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग हैं। यह तो जब इनमें धंसो तब उनकी गंदगी मालूम होती है। चंदर, तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढ दो। मैं बिनती की शादी दूसरी बिरादरी में करा दूंगा। बिनती, जो और चाय ला रही थी, फौरन बड़ी दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी, आप जहर दे दीजिए लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी? अच्छा, जब तक तेरी इच्छा हो पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया और रुपए दे दिए। लो, ये 500 पहले खर्चे के हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ ने जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही। उनके आंसू थमे नहीं। बिनती चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब वह सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से बिनती को बुलवाया। बिनती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बेहद रोई, लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भैया अपने ना होत, अपनी लड़की को बिहा दियो, हमारी लड़की। फिर बिनती को चिपटा कर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिनती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिया और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन तक गए। बिनती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता था बिनती को देखकर। जब बिनती खुश थी, बोलती चालती थी तो चंदर बिनती से चिढ़ गया था, लेकिन बिनती के जीवन का यह नया रूप देखकर पहले की सभी बातें भूल गया और उसे फिर बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बिनती ज्यादा बोलती ही नहीं। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौटकर आया और उसने रेडियो खोल दिया। बिनती एक तश्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रख कर जाने लगी। सुनो बिनती, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूँ बिनती। अगर तुमको भूल से कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीनों बाद भी नहीं भूली। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर? बिनती एक फीकी हंसी हंसकर बोली, आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही। मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना। तुम भी ठोकरें लगाने से बाज नहीं आए, फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा कि मुझ में भी कुछ सत्व है। मैं इसलिए नहीं बनी हूं कि दुनिया मुझे कुचलती ही रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान भी कोई चीज़ है। और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की ज़रूरत भी तो नहीं है। कहकर बिनती धीरे धीरे चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तश्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चल दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो वह चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे। अगर याचक दान लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दान वृत्ति और दया भाव भूलकर निशंसता से उसके स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंदर के मन में बिनती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जागी थी। बिनती को उदास मौन देखकर, लेकिन बिनती के इस स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसके मन का सोया हुआ सांप जगा दिया था। वह इस स्वाभिमान को तोड़ कर रहेगा, उसने सोचा। पम्मी के यहाँ पहुंचा तो अभी धूप थी। जेनी कहीं गई थी।
बर्ची अपने तोते को कुछ खिला रहा था। कपूर को देखते ही हंसकर अभिवादन किया और बोला, पम्मी अंदर है। वह सीधा अंदर चला गया। पम्मी अपनी शयन कक्ष में बैठी हुई थी। कमरे में लंबी लंबी खिड़कियां थी जिनमें लकड़ी की चौखटों में रंग बिरंगे शीशे लगे हुए थे। खिड़कियां बंद थी और सूरज की किरणें इन शीशों पर पड़ रही थी और पम्मी पर सातों रंग की छाएं खेल रही थी। वह झुकी हुई सोफे पर अधलेटी कोई किताब पढ़ रही थी। चंदर ने पीछे से जाकर उसकी आंखें बंद कर ली और बगल में बैठ गया। कपूर, अपनी सुकुमार उंगलियों से चंदर के हाथ को आंखों पर से हटाते हुए पम्मी बोली और पलकों में बेहद नशा भरकर सोन जूही की मुस्कान बिखेर कर चंदर को देखने लगी। चंदर ने देखा वह ब्राउनिंग की कविता पढ़ रही थी। वह पास बैठ गया। पम्मी ने उसे अपने वक्ष पर खींच लिया और उसके बालों से खेलने लगी। चंदर थोड़ी देर चुप लेटा रहा, फिर पम्मी के गुलाबी होठों पर उंगलियां रखकर बोला, पम्मी, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर मैं जाने क्यों सब कुछ भूल जाता हूँ। पम्मी, दुनिया वासना से इतना घबराती क्यों है? मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि अगर किसी को वासनाहीन प्यार करके, किसी के लिए त्याग करके मुझे जितनी शांति मिलती है, पता नहीं क्यों मांसलता में भी उतनी ही शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि शरीर के विकार अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाकर शांत हो जाते हैं तो लगता है आध्यात्मिक प्रेम में प्यासे रह जाने वाले अभाव फिर किसी के मांस बंधन में ही आकर बुझ पाते हैं। कितना सुख है तुम्हारी ममता में। श्री, चंदर के होठों को अपनी उंगलियों से दबाते हुए पम्मी बोली, चरम शांति के क्षण को अनुभव किया करो, बोलती क्यों हो? चंदर चुप हो गया, चुपचाप लेटा रहा। पम्मी की केसर श्वासें उसके माथे को रह रहकर चूम रही थी और चंदर की गालों को पम्मी के वक्ष में धड़कता हुआ संगीत गुदगुदा रहा था। चंदर का एक हाथ पम्मी के गले में पड़ी इमिटेशन हीरे की माला से खेलने लगा। सारस के पंखों से भी ज्यादा मुलायम सुकुमार गर्दन से छूटने पर उंगलियां लाजवंती की पत्तियों की तरह सकुचा जाती थी। माला खोल ली और उसे उतारकर अपने हाथ में ले लिया। पम्मी ने माला लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि गले के बटन टच से टूट गए। बर्फानी चांदनी उफन कर छलक पड़ी। चंदर को लगा उसके गालों के नीचे बिजलियों के फूल सिहर उठे हैं और एक मदमाता नशा टूटते हुए सितारों की तरह उसके शरीर को चीरता हुआ निकल गया। वह कांप उठा, सचमुच कांप उठा। नशे में चूर वह उठकर बैठ गया और उसने पम्मी को अपनी गोद में डाल लिया। पम्मी अनंग की धनुष की प्रत्यंचा की तरह दोहरी होकर उसकी गोद में पड़ी रही। तरुणाई का चांद टूटकर दो टुकड़े हो गया था और वासना के तूफान ने छीने बादल भी हटा दिए थे। जहरीली चांदनी ने नागिन बनकर चंदर को लपेट लिया। चंदर ने पागल होकर पम्मी को अपनी बाहों में कस लिया। इतनी प्यास से लगा कि पम्मी की दीप शिखा सा तन चंदर के तन में समा जाएगा। पम्मी निश्चेष्ट आंखें बंद की थी, लेकिन उसके गालों पर जाने क्या खिल उठा था। चंदर के गले में उसने मृणाल सी बाहें डाल दी थी। चंदर ने पम्मी के होठों को जैसे ही अपने होठों में समेट लेना चाहा, इतनी आग, इतनी आग, नशा। ठाएं! सहसा बाहर बंदूक की आवाज हुई। चंदर चौंक उठा। उसने अपने बाहुपाश ढीले कर दिए, लेकिन पम्मी उसके गले में बाहें डाले बेहोश पड़ी थी। चंदर ने क्षण भर पम्मी के भरपूर रूप यौवन को आंखों से पी लेना चाहा। पम्मी ने अपनी बाहें हटा ली और नशे में मखमूर सी चंदर की गोद से एक ओर लुढ़क गई। उसे अपने तन बदन का होश नहीं था। चंदर ने उसके वस्त्र ठीक किए और फिर झुककर उसके नशे में चूर पलकें चूम ली। ठाएं! बंदूक की दूसरी आवाज हुई। चंदर घबरा कर उठा। ये क्या है पम्मी? होगा कुछ, जाओ मत, अलसाई हुई नशीली आवाज में पम्मी ने कहा और उसे फिर खींचकर बिठा लिया और फिर बाहों में उसे समेटकर उसका माथा चूम लिया। ठाएं! फिर तीसरी आवाज हुई। चंदर उठ खड़ा हुआ और जल्दी से बाहर दौड़ गया। देखा, बर्टी की बंदूक बरामदे में पड़ी है और वह पिंजरे के पास मरे हुए तोते का पंख पकड़कर उछाए हुए है। उसके घाव से बर्टी के पतलून पर खून छू रहा था। चंदर को देखते ही बर्टी हंस पड़ा। देखा, 3 गोली में से बिल्कुल मार डाला। वह तो कहो सिर्फ एक ही लगी, वरना। और पंख पकड़कर तोते की लाश को झुलाने लगा। छी, फेंको उसे, हत्यारे कहीं के, मार क्यों डाला उसे? चंदर ने कहा।
तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं प्यार करता था उसे, मैंने मार डाला, बर्टी बोला और आहिस्ता से उसे एक पत्थर पर रख दिया। रुमाल निकालकर फाड़ डाला। आधा रुमाल उसके नीचे बिछा दिया और आधे से उसका खून पूछने लगा। फिर चंदर के पास आया। चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मेरे दोस्त हो ना, जरा रुमाल दे दो। और चंदर का रुमाल लेकर तोते के पास खड़ा हो गया। बड़ी हसरत से उसकी ओर देखता रहा, फिर झुककर उसे चूम लिया और उस पर रुमाल उड़ा दिया और बड़े मातम की मुद्रा में उसी के पास सिर झुकाकर बैठ गया। बर्टी, बर्टी पागल हो गए हो क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़कर हिलाते हुए कहा। ये क्या नाटक हो रहा है? बर्टी ने आंखें खोली और चंदर को भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया और बोला, देखो कपूर, एक दिन तुम आए थे तो मैंने तोता और जेनी दोनों को दिखाकर कहा था कि जेनी से मैं नफरत करता हूँ, उससे शादी कर लूँगा, और तोते से मैं प्यार करता हूँ, इसे मार डालूंगा। कहा था कि नहीं? कहो। हाँ हाँ, कहा था, चंदर बोला। लेकिन क्यों कहा था? हाँ, अब पूछा तुमने, तुम पूछोगे मैंने क्यों मार डाला तो मैं कहूँगा कि इसे अब मर जाना चाहिए था, इसीलिए इसे मार डाला। तुम पूछोगे इसे क्यों मर जाना चाहिए तो मैं कहूँगा जब कोई जीवन की पूर्णता पर पहुँच जाता है तो उसे मर जाना चाहिए। अगर वह अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका है और नहीं मरता तो ये उसका अन्याय है। वह अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पूरा कर चुका था, फिर भी नहीं मरता था। मैं इसे प्यार करता था लेकिन ये अन्याय नहीं सह सकता था, अतः मैंने इसे मार डाला। अच्छा, तो तुम्हारे तोते का भी जिंदगी का कोई लक्ष्य था? हर एक की जिंदगी का लक्ष्य होता है और वह लक्ष्य होता है सत्य का, चरम सत्य को जान जाना। वह सत्य जान लेने के बाद आदमी अगर जिंदा रहता है तो उसकी यह असीम बेहयाई है। मैंने इसे वह सत्य सिखा दिया, फिर भी यह नहीं मरा तो मैंने मार डाला। फिर तुम पूछोगे कि वह चरम सत्य क्या है? वह सत्य है कि मौत आदमी के शरीर की हत्या करती है और आदमी की हत्या गला घोंट देती है। मसलन तुम अगर किसी औरत के पास जा रहे हो या किसी औरत के पास से आ रहे हो और अगर संभव है उसने तुम्हारी आत्मा की हत्या कर डाली हो। अब तुम जल्दी ही पूरे पागल हो जाओगे, चंदर ने कहा और फिर वह पम्मी के पास लौट गया। पम्मी उसी तरह मदहोश लेटी थी। उसने जाते ही फिर बाहें फैलाकर चंदर को समेट लिया और चंदर उसके वक्ष की रेशमी गरमाई में डूब गया। जब वह लौटा तो बर्टी हाथ में खुरपा लिए एक गड्ढा बंद कर रहा था। सुनो कपूर, यहाँ मैंने उसे गाड़ दिया, यह उसकी समाधि है, और देखो आते आते यहाँ सिर झुका देना। वह बेचारा जीवन का सत्य जान चुका है, समझ लो वह सेंट पैरट संत शुकदेव हो गया है। अच्छा अच्छा, चंदर सिर झुकाकर हंसते हुए आगे बढ़ा। सुनो, रुको कपूर, फिर बर्टी ने पुकारा और पास आकर चंदर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, कपूर, तुम मानते हो कि नहीं कि पहले मैं एक असाधारण आदमी था? अब भी हो, चंदर हंसते हुए बोला। नहीं, अब मैं असाधारण नहीं हूँ कपूर। देखो, तुम्हें आज रहस्य बताऊं, वही आदमी असाधारण होता है जो किसी परिस्थिति में किसी भी तथ्य को स्वीकार नहीं करता, उनका निषेध करता चलता है। जब वह किसी को भी स्वीकार कर लेता है तब वह पराजित हो जाता है। मैं तो कहूँगा असाधारण आदमी बनने के लिए सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या मतलब बर्टी? तुम तो दर्शन की भाषा में बोल रहे हो। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ भाई, चंदर ने कौतूहल से कहा। देखो, अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, जेनी को स्वीकार कर लिया। चाहे ये जीवन का सत्य ही क्यों ना हो, पर महत्ता तो निषेध में होती है। सबसे बड़ा आदमी वह होता है जो अपना निषेध करते, लेकिन मैं अब साधारण आदमी हूँ, सस्ते किस्म का अदना व्यक्ति। मुझे कितना दुख है आज, मेरा तोता भी मर गया और मेरी असाधारणता भी। और बर्टी फिर तोते की कब्र के पास जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना। उम्मीद है कि आपको ये हिस्सा भी पसंद आया होगा। ये कहानी अभी जारी है और अगले एपिसोड में हम और भी दिलचस्प मोड़ और नए घटनाक्रम लेकर आएंगे। तो अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करें और अपनी उत्सुकता यूं ही बनाए रखें। तब तक के लिए अलविदा।